अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू लॉ विट्स। आज हम डिस्कस करेंगे कि श्योरिटी की लाइबिलिटी कब डिस्चार्ज होती है। जैसे कि हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी पढ़ रहे हैं और इसमें 3 पार्टीज़ होती हैं और 3 ही कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि श्योरिटी के राइट्स क्या हैं अगेंस्ट द क्रेडिटर, अगेंस्ट द को श्योरिटीज़ और अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे क्या मोड्स हैं, ऐसे क्या तरीके हैं जिनकी वजह से एक श्योरिटी की लाइबिलिटी जो है वो डिस्चार्ज हो जाती है या रिवोक हो जाती है। कब कब ऐसा हो सकता है। तो जैसे कि सेक्शन 128 में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के बताया गया है कि श्योरिटी की लाइबिलिटी होगी क्या। तो सेक्शन 128 कहता है कि लाइबिलिटी श्योरिटी की को एक्सटेंटिव होगी एज़ पर द प्रिंसिपल डेटर, यानी कि सेम जैसे लाइबिलिटी प्रिंसिपल डेटर की है अगेंस्ट द क्रेडिटर, वैसी ही श्योरिटी की होगी अगेंस्ट द क्रेडिटर। लेकिन कब होगी? जब वो डिफ़ॉल्ट करेगा प्रिंसिपल डेटर। जैसे कि हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में पढ़ा है कि क्या होता है, एक श्योरिटी होता है, एक क्रेडिटर होता है और एक प्रिंसिपल डेटर होता है। क्रेडिटर प्रिंसिपल डेटर को कोई भी अगर चीज़ देता है तो उसकी जो श्योरिटी पर्सन है वो गारंटी लेता है कि अगर प्रिंसिपल डेटर ने डिफ़ॉल्ट किया, आपको ये चीज़ वापस नहीं लौटाई जो भी आपका पर्टिकुलर टाइम है, तो फिर मैं आपको पे करूँगा। तो ये होता है मुकम्मल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। लेकिन हम आज बात करेंगे कि वो श्योरिटी जिसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यहाँ पर ये ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है कॉन्ट्रैक्ट कि अगर प्रिंसिपल डेटर डिफ़ॉल्ट करेगा तो उसे पेमेंट करनी है उसके बिहाफ पर, वरना जो है क्रेडिटर उसे डायरेक्टली सू कर सकता है श्योरिटी को। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेम लाइबिलिटी है प्रिंसिपल डेटर की, जैसी है लाइबिलिटी क्रेडिटर को वैसी ही क्रेडिटर और श्योरिटी के दरमियान है। तो यही बात 128 सेक्शन में बताई गई है। लेकिन हम आज डिस्कस करेंगे ये श्योरिटी की लाइबिलिटी कैसे डिस्चार्ज हो सकती है, कौन कौन से ऐसे मोड्स हैं जिस पर श्योरिटी की लाइबिलिटी डिस्चार्ज हो जाएगी। जिसमें सबसे पहले है बाय डेथ ऑफ श्योरिटी, या नोटिस दे दे रिवोकेशन का, फिर वेरिएंसेस आ जाएं टर्म्स में कॉन्ट्रैक्ट की, या रिलीज़ कर दिया जाए किसी भी प्रिंसिपल डेटर को, अरेंजमेंट हो जाए प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के दरमियान, ये कोई सिक्योरिटी जो है वो लॉस हो जाए उसका, और उसके साथ अगर कॉन्ट्रैक्ट ही इनवैलिड हो जाए। और हमने वो पढ़ा है कि कॉन्ट्रैक्ट कब इनवैलिड होता है, वो हमने जनरल रूल्स में पढ़ा है, उसको हम आगे ब्रीफली डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिस्चार्ज कब होती है श्योरिटी की लाइबिलिटी, वो बताया गया है सेक्शन 130 में। सेक्शन 130 में बताया गया है श्योरिटी की लाइबिलिटी कब डिस्चार्ज होगी अगर कंटिन्यूइंग गारंटी है, यहाँ पर ये बताया गया है। तो सेक्शन 30 कहता है कि रिवोक की जा सकती है कंटिन्यूइंग गारंटी बाय द नोटिस। अगर कोई ऐसी गारंटी, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि एक स्पेसिफिक गारंटी होती है और एक कंटिन्यूइंग गारंटी होती है। स्पेसिफिक गारंटी एक स्पेसिफिक ट्रांसैक्शन के लिए होती है, ठीक है, जबकि कंटिन्यूइंग गारंटी क्या होती है, वो फ्यूचर ट्रांसैक्शंस के लिए भी होती है, चाहे वो एक ही इवेंट की ही क्यों ना हो, कि अगर मुस्तकबिल में इसी इवेंट से रिलेटेड कोई भी ट्रांसैक्शंस हुई तो मैं उसकी भी गारंटी लेता हूँ। अगर श्योरिटी इस तरह की कोई बात कहता है तो वो हो जाती है कंटिन्यूइंग गारंटी, ठीक है जी। लेकिन उसको अगर रिवोक कर दिया जाए तो तब भी श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाता है, और सेक्शन 130 कहता है कि a continuing guarantee may at any time be revoked by the surety as to future transactions by notice to the creditor। सेक्शन 130 कहता है कि कंटिन्यूइंग गारंटी को के लिए भी किसी भी टाइम श्योरिटी चाहे तो नोटिस भेज सकता है क्रेडिटर को कि मैं आगे से इसकी गारंटी नहीं लूँगा प्रिंसिपल डेटर की, तो भी वो रिवोक हो जाएगी। लेकिन यहाँ बात एक है कि अगर एक कोई भी ऐसी चीज़ हो गई है, ऐसी ट्रांसैक्शंस जो पहले से अकर हो चुकी हैं, तो उसे वो तो लाजमी पूरी करनी ही है। जैसे मिसाल के तौर पे एक बंदा 2012 से एक जो है वो प्रिंसिपल डेटर की उसने गारंटी ली हुई है और अब आ गया है 2015, ओके, 2 साल हो गए हैं, उसकी गारंटी कंटिन्यू चल ही रही है। किसी भी चीज़ की उसने ली हुई थी, जो है वो क्रेडिटर को अपनी जो है गारंटी दी हुई थी, किसके लिए? प्रिंसिपल डेटर के लिए। तो अब 2015 में ये होता है कि वो चाहता है मैं अब इसकी नहीं भरना चाहता गारंटी, जो है वो अब मैं इसको गारंटी नहीं लेना चाहता, तो वो क्या करेगा, उसे नोटिस लिखकर क्रेडिटर को दे देगा कि मैं आइंदा के बाद से, मैंने 2015 तक जो है वो 2012 से लेके अभी तक का जो टाइम है उसकी जो भी गारंटी थी वो तो मैं अभी भर दूंगा आपको, लेकिन इसके बाद की जो ये चलती आ रही है वो मैं नहीं भरूंगा। अगर नोटिस में दे देगा तो वो 2015 जिस डे से उसने नोटिस दिया है उसके बाद वाली जो है वो
उस पर उसका राइट नहीं है कि वो उसे पूरी करे, उसकी ऑब्लिगेशन नहीं है। लेकिन उससे पहले वाली जो भी तमाम थी अकर हो चुकी थी लेकिन उसने भरी नहीं थी, लेकिन उसे लास्ट में भरनी है, उसने नोटिस से पहले पहले वाली जितनी भी थी। ठीक है। इसके बाद 131 ने बताया गया है कंटिन्यूइंग गारंटी का ही कि अगर डेथ हो जाए श्योरिटी की, कि अगर श्योरिटी की डेथ हो जाए तो वो किसके इक्वल है, इज़ इक्वल्स टू द एंड, कि जो गारंटी का ये कॉन्ट्रैक्ट है वो ही एंड हो जाता है अगर श्योरिटी की डेथ हो जाए। तो ये बताता है सेक्शन 131। लेकिन इधर साथ ही बात लिखी हुई है इन द एब्सेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रेरी, मतलब अगर इसके अपोजिट में कोई बात लिखी गई थी पहले ही कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त ही ये बात अगर उन्होंने एक्सप्रेसली लिखी थी कि अगर कॉन्ट्रैक्ट हम कर तो रहे हैं लेकिन अगर श्योरिटी कल को तुम मर भी जाते हो तो जो तुम्हारे लीगल हेयर्स होंगे, कोई भी रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, वो श्योरिटी मेरी देंगे, अगर इस तरह की बात लिखी गई थी तब तो नहीं ऐसा होगा। तो फिर अगर वो श्योरिटी मर भी जाता है तो उसके जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे कल को वो जो फ्यूचर ट्रांजैक्शंस में जिसकी भी उसने गारंटी ली हुई थी वो उसे पूरी करनी पड़ेगी उनको, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को, अगर ऐसी बात कॉन्ट्रैक्ट में एक्सप्रेसली थी। लेकिन अगर ऐसा कुछ भी नहीं था, एक्सप्रेस ऐसा कुछ नहीं था कि अगर श्योरिटी कल को मर जाता है तो उसके रिप्रेजेंटेटिव्स उसके स्टेट्स में से देंगे, ऐसा कुछ नहीं था, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट की जो ये गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट है वो एंड हो जाता है श्योरिटी के मरने पर ही। इसके बाद वाले सेक्शन में जैसे सेक्शन 133 में बताया गया है कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर के हवाले से, कि अगर क्रेडिटर किसी तरह की वेरिएशंस कर दे कॉन्ट्रैक्ट में, जो प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट है क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर के दरमियान, और उसका श्योरिटी को बिल्कुल भी इल्म ना हो, तो तब भी श्योरिटी अपनी लायबिलिटी से जो है डिस्चार्ज हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल श्योरिटी पर्सन जो है वो क्रेडिटर को कहता है, अपने एक दोस्त के लिए रिक्वेस्ट करता है जो कि यहाँ प्रिंसिपल डेटर है, उसके लिए रिक्वेस्ट करता है कि आप इसे जॉब पे रख लें अपनी दुकान पर, और इसको मतलब ये, और क्रेडिटर भी उसे आगे प्रॉमिस करता है कि ठीक है मैं इसे रख लेता हूँ, और इसकी एक उनकी पर्टिकुलर बता देता है कि मैं इसको इतनी सैलरी दिया करूँगा, सिर्फ मिसाल के तौर पे 10,000 पर मंथ। ठीक है। और श्योरिटी कहता है ठीक है आप इसको इतनी सैलरी दे दें और इसे अपने काम पे रख लें, अगर ये आपको कोई भी नुकसान पहुँचाता है तो मैं आपको पे बैक कर दूँगा आपकी सारी सैलरी जो भी आपकी है या आप उसे दे रहे हैं। इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। लेकिन बाद में होता है क्या है कि जो क्रेडिटर यहाँ पर मतलब जो भी शॉप का मालिक है और प्रिंसिपल डेटर जिसे उसने एम्प्लॉय रखा है यहाँ पर, तो फिर उनके दरमियान में कुछ चेंजिंग हो जाए, जैसे कि क्रेडिटर कह दे उसको प्रिंसिपल डेटर को कि मैं तुम्हें 10,000 नहीं 20,000 दूंगा, लेकिन अगर कल को नुकसान हो जाए तो तुम मुझे डबल पे करोगे। इस तरह की कोई भी जो है वो सेटलमेंट या टर्म्स में चेंजिंग कर दे, कौन, क्रेडिटर और वो एम्प्लॉयर जिसे रिक्वेस्ट पे रखा गया है श्योरिटी की। ठीक है। लेकिन इस बात का इल्म बिल्कुल भी श्योरिटी पर्सन को नहीं है। श्योरिटी पर्सन को तो बस यही याद है कि मैंने क्रेडिटर से रिक्वेस्ट करके अपने दोस्त को रखवाया है और उसे 10,000 सैलरी वो दे रहा है। तो कल को क्या हो, अगर कल को ऐसा हो कि उस शॉपकीपर कोई नुकसान हो जाए और वो पैसे मांग ले डबल, जिस तरह से उसने कॉन्ट्रैक्ट को चेंज कर दिया था और कॉन्ट्रैक्ट ने बात कर ली थी अपने एम्प्लॉय से कि आपने अगर मुझे कल को नुकसान होगा तो मुझे आपने डबल देने हैं, और वो उससे मांग ले और वो उसे पे नहीं करे, तो क्रेडिटर तो जाएगा उस श्योरिटी के पास कि आप अपने दोस्त को लेकर आए थे अब ये नहीं दे रहा। तो फिर श्योरिटी पर्सन यहाँ पर ये कह सकता है कि आपने ये चेंजिंग की, जो भी मुझे तो आपने यही कहा था कि 10,000 आप सैलरी दे रहे होंगे, और मैंने भी आपको ये कहा था कि अगर ये आपको कोई भी मसला करेगा कोई यही वाली जो है जो सैलरी वो आपको पे बैक करके दूंगा अगर कोई भी डिफ़ॉल्ट किया इसने। लेकिन आपने मुझे बताए बगैर इतनी सारी ये वाली वेरिएंसेस कर ली कि अगर लॉस हुआ तो ये कर देंगे और आपने बढ़ा दी, इसका मुझे इल्म नहीं था, तो इसलिए मैं अब आगे से इसका श्योरिटी नहीं हूँ। तो इस टाइम पर भी जब श्योरिटी कोई कंसर्न नहीं है और क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर के दरमियान में कोई भी वेरिएंसेस आ गई है उनके प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट में, तो तब भी श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाता है, ये सेक्शन 133 कहता है। इसके बाद सेक्शन 134 में बताया गया है कि इफ़ द क्रेडिटर रिलीजेज द प्रिंसिपल डेटर, अगर क्रेडिटर रिलीज़ कर देता है प्रिंसिपल डेटर को तो तब भी श्योरिटी ऑटोमेटिकली ऑब्वियसली डिस्चार्ज हो जाएगा, क्योंकि जैसे कि हमने पहले पढ़ा है सेक्शन 128 में कि लाइबिलिटी क्या होगी, लाइबिलिटी श्योरिटी की क्या है, को एक्सटेंसिव है किसके, प्रिंसिपल डेटर के। तो यहाँ पर ये बात क्लियर है सेक्शन 134 में जब ये बताया जा रहा है कि क्रेडिटर ने अगर रिलीज़ ही कर दिया, मतलब कि उसे माफ़ कर दिया, जैसे कि आपने जो मैंने आपको पैसे दिए थे आप मुझे भले ना लुटाएं आप जाएं, ठीक है, मैं आपको माफ़ करता हूँ, तो ऑब्वियसली बात है कि ऑटोमेटिकली श्योरिटी भी रिलीज़ हो जाएगा। वो क्यों बैठा रहेगा कि फ्यूचर ट्रांजैक्शन से कोई भी हो तो मैं इसे पे बैक करूँ अगर वो डिफ़ॉल्ट करे। तो अगर क्रेडिटर
किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ कर देता है या माफ़ कर देता है या रिलीज़ कर देता है प्रिंसिपल डेटर को उस कॉन्ट्रैक्ट से। जब प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट ही ख़त्म हो गया यहाँ पर, तो फिर सेकेंडरी तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर कंप्लीट हो गया, ख़त्म हो गया, डिस्चार्ज हो गया। तो ये सेक्शन 134 में बताया गया। इसके बाद सेक्शन 135 कहता है कि अगर क्रेडिटर किसी भी तरह की अरेंजमेंट्स कर ले, कॉम्प्रोमाइज़ कर ले किसके साथ, प्रिंसिपल डेटर के साथ, तो तब भी श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाता है। और अगर श्योरिटी को उसका कंसेंट शामिल नहीं है तो श्योरिटी तब डिस्चार्ज हो जाता है। ये सेक्शन 135 में बताया गया है। सेक्शन 135 कहता है कि व्हेन द क्रेडिटर मेक्स एन अरेंजमेंट फॉर कंपोजिशन, कंपोजिशन से मुराद यहाँ पर यह है कि कंपाउंड कर दे। मतलब कि अगर क्रेडिटर को ने पैसे दिए थे प्रिंसिपल डेटर को 10,000, लेकिन उसे कह दे चलो यार कोई बात नहीं, आप मुझे 5,000 दे दो, तो इस तरह की कोई भी कंपाउंड कर दे उसके पैसे को और उसका इल्म श्योरिटी को बिल्कुल भी नहीं है, तो पहली बात तब डिस्चार्ज हो जाता है श्योरिटी। सेकेंडली, प्रॉमिस टू गिव टाइम, और उसे क्या फिर टाइम दे दे, कि जैसे कि उसके पास टाइम था कि उसे 1 मंथ के अंदर दे, लेकिन वो कह दे आपने चलो आपको मैं 3 महीने देता हूँ, 3 महीने के अंदर मुझे आप ये पे बैक कर दो। क्रेडिटर अगर प्रिंसिपल डेटर को ये कह देता है और इसका इल्म बिल्कुल भी श्योरिटी को नहीं है, उसका कंसेंट शामिल नहीं है, तब भी श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाता है। और नॉट टू सू द प्रिंसिपल डेटर विदाउट श्योरिटीज कंसेंट, या फिर क्रेडिटर प्रिंसिपल डेटर को कह दे कि चलें आप पैसे दें या ना दें, मैं आपको कल को सू नहीं करूँगा, मतलब आपके ख़िलाफ़ किसी भी तरह की प्रोसीडिंग्स नहीं करूँगा, लीगल प्रोसीडिंग्स जो भी हैं, अगर आप डिफ़ॉल्ट करते हो या श्योरिटी डिफ़ॉल्ट करता है या कुछ भी, बस श्योरिटी की तो बात करते नहीं, वो प्रिंसिपल डेटर को कह देता है कि मैं आपको सू नहीं करूँगा। और इस बारे में श्योरिटी को पता ही नहीं है कि ये वाली अरेंजमेंट्स जो हैं वो हो चुकी हैं क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर के दरमियान, क्या कि वो उसने पैसे आधे कर दिए या फिर उसे टाइम दे दिया, एक्स्ट्रा टाइम, या कह दिया है कि मैं आपको कोई भी आपके ख़िलाफ़ जो है वो क्लेम नहीं लेके जाऊंगा कोर्ट में, और इस बारे में श्योरिटी को पता ही नहीं है बिल्कुल भी, तो तब भी श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाता है। ये सेक्शन 135 कहता है। इसके बाद है सेक्शन 139। सेक्शन 139 में कहा गया है कि क्रेडिटर को ऐसा एक्ट कर दे या ओमिशन कर दे जिसकी वजह से श्योरिटी का राइट ख़त्म हो जाए, या श्योरिटी ने कॉन्ट्रैक्ट में एक ऐसी बात एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली जैसे भी कही गई थी कि क्रेडिटर को ये काम करना है या ये काम नहीं करना, लेकिन अगर क्रेडिटर एक्ट और ओमिशन कर दे उस काम को, तो तब भी श्योरिटी का राइट यहाँ पर जो उसकी जो लाइबिलिटी है वो डिस्चार्ज हो जाती है। जैसे मिसाल के तौर पे श्योरिटी ने कहा था क्रेडिटर को कि मैं इस बंदे की प्रिंसिपल डेटर की गारंटी तो लेता हूँ, लेकिन आपने ये काम करने हैं, ये आपकी भी ऑब्लिगेशन है, आपने ये भी करना है। लेकिन जब प्रिंसिपल डेटर जो है वो डिफ़ॉल्ट करता है और क्रेडिटर श्योरिटी के पास आता है, तो श्योरिटी पर्सन कहता है कि मैंने आपको कहा था आपने ये काम करना था, लेकिन आपने ये नहीं किया, तो फिर मैं भी यहाँ पर श्योरिटी से डिस्चार्ज होता हूँ। तो मतलब ऐसी बातें कुछ भी जो हैं वो श्योरिटी ने क्रेडिटर को कही थी पहले ही, लेकिन वो ओमिशन कर दे, या एक्ट कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरह की आप इंस्टेंस लें, ओमिशन कर दे वो काम करने के लिए जो भी उसे किसने कही थी, श्योरिटी ने। क्रेडिटर अगर ऐसा वो काम ना करे, तो तब भी यहाँ पर श्योरिटी पर्सन अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाता है। इसके बाद है सेक्शन 141। सेक्शन 141 में कहा गया है कि जब क्रेडिटर जो है वो अपनी, अगर प्रिंसिपल डेटर ने क्रेडिटर को कोई सिक्योरिटी दी थी, अगर प्रिंसिपल डेटर ने क्रेडिटर से कोई लोन लिया तो उसके बदले में प्रिंसिपल डेटर ने उसे कोई सिक्योरिटी दी हुई थी और उसके बारे में श्योरिटी को पता नहीं था, श्योरिटी का कंसर्न उधर शामिल नहीं था, लेकिन जो क्रेडिटर ने उसने क्या किया, जो सिक्योरिटी उसके पास मौजूद थी उसे कहीं पर किसी भी वजह से उससे लॉस हो गया, या फिर उसने वो यूज़ कर ली, उसको जो है वो लॉस हो गई है, या फिर उसने यूज़ कर ली क्रेडिटर ने वो सिक्योरिटी, तो फिर यहाँ पर ये सेक्शन 141 कहता है कि दिस डिस्चार्ज द श्योरिटी टू द एक्सटेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ सच सिक्योरिटी। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जितनी उस सिक्योरिटी की वैल्यू थी उस हिसाब से, मतलब उसकी प्राइस के हिसाब से जितना भी डिफ़ॉल्ट में गया था प्रिंसिपल डेटर सिक्योरिटी जो उसने रखी थी, यहाँ पर श्योरिटी भी उतनी ही अमाउंट के हिसाब से डिस्चार्ज हो जाता है अपने लाइबिलिटी से। जैसे फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल डेटर ने क्रेडिटर को दिया था जो गोल्ड दिया हुआ था एज अ सिक्योरिटी, और वो था एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ 10,000 का कम अज़ कम, ठीक है जी। प्रिंसिपल डेटर ने ये सिक्योरिटी के तौर पर दिया है क्रेडिटर को, और क्रेडिटर ने उसके बदले में उसे कितना लोन दिया, उसे दिया 20,000 लोन, ओके। और प्रिंसिपल डेटर का यहाँ पे श्योरिटी पर्सन ने के पास फिर जाहिर है जब अगर वो डिफ़ॉल्ट करेगा तो उसे 20,000 ही देने चाहिए, लेकिन होता ये है क्रेडिटर जो है वो उसकी सिक्योरिटी, उसके पास जो गोल्ड था 10,000 का, वो यूज़ कर लेता है,
तो यहाँ पर अगर फ्यूचर में कभी भी प्रिंसिपल डेटर डिफ़ॉल्ट करता है तो श्योरिटी पूरे 20,000 नहीं भरेगा, वो भरेगा 10,000, क्योंकि जो 10,000 उसने भरने थे उसकी सिक्योरिटी थी और वो क्रेडिटर ऑलरेडी यूज़ कर चुका है। ठीक है जी, ये बताता है सेक्शन 141। तो जहाँ तक की वैल्यू थी उस सिक्योरिटी की, उस हिसाब से जो श्योरिटी की लाइबिलिटी है वो मुकम्मल तौर पे डिस्चार्ज हो जाती है। इसी के अगेंस्ट में एक और मिसाल ले लेते हैं, जैसे अगर सिक्योरिटी की जो वैल्यू थी वो थी ही टोटल 10,000 की, तो यहाँ इसका मतलब मुकम्मल तौर पे सिक्योरिटी जो श्योरिटी की लाइबिलिटी है वो डिस्चार्ज हो जाती है। इसके बाद लास्ट है 8 पॉइंट, उसमें बताया गया है कि श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाता है अगर इनवैलिड हो जाए कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड हो जाएगा तो जाहिर है श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा। जैसे कि हमने जनरल रूल्स में भी पहले पढ़ा है कि जो है कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड होता है किन किन वजहों से, हमने पहले पता है उनके कॉन्ट्रैक्ट के जो एसेंशियल्स हैं वो उसमें नहीं होंगे तो तब भी कॉन्ट्रैक्ट एक ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सेक्शन 142 143 बताता है कि इनवैलिडिटी किस तरह होगी। सबसे पहले तो 142 में बताया गया है कि अगर गारंटी मिस रिप्रेजेंटेशन से ली जाए, ये तो हमने पहले ही पढ़ा है कि कंसेंट शामिल ना हो, मतलब कि हमें एक बात पता है कि ये मोस्ट इसेंशियल एक एलिमेंट है कॉन्ट्रैक्ट का कि उसमें फ्री कंसेंट होना चाहिए जो भी पार्टीज़ इन्वॉल्व है, और यहाँ पर ये 3 पार्टीज़ इन्वॉल्व हैं तो तीनों पार्टीज़ का कंसेंट होना चाहिए फ्रीली, वो भी मतलब म्यूचुअल कंसेंट हो। जो भी बात अगर क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर के दरमियान हो रही है वो श्योरिटी को भी क्लियरली उसी सेंस में पता हो। लेकिन सेक्शन 142 कहता है कि अगर मिसरिप्रेजेंटेशन के थ्रू गारंटी ली जा रही है तो तब भी वो जो है यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो इनवैलिड हो जाएगा। और जो मिसरिप्रेजेंटेशन की जा रही है वो मेन बात यहाँ पर है कि मटेरियल पार्ट की हो, मटेरियल मतलब जो अहम है, जो मेन है, जो सब्जेक्ट मैटर है उस चीज़ का, उसके हवाले से ही मिसरिप्रेजेंटेशन कर दी जाए तो तब भी इनवैलिड हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद सेक्शन 143 कहता है गारंटी ऑब्टेन्ड बाय कंसीलमेंट। कंसीलमेंट का मतलब है छुपाना, मतलब कि एक बात क्रेडिटर को पता है लेकिन वो उसके बावजूद साइलेंस रहे, खामोश रहे उस हवाले से, उस मटेरियल सर्कमस्टांसेस के हवाले से, तो तब भी इनवैलिड हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्रेडिटर है और उसके साथ एक बंदा जो है वो बहुत टाइम से काम कर रहा है, उसका एम्प्लॉयर, लेकिन क्रेडिटर क्या करता है, क्रेडिटर अपने एक दोस्त के पास जाता है और उसे कहता है यार ये मेरा एम्प्लॉयर है ना, इसकी आप जो है गारंटी ले लो कि ये फ्यूचर में जब भी कोई मेरे पास यहाँ पे एक काम कर रहा है, मैं इसे इतनी सैलरी दे रहा हूँ, अगर कभी इसने काम ये सही नहीं किया या कुछ भी इसने गलत किया तो आप मुझे इसकी गारंटी दो। तो उसका दोस्त कहता है ठीक है। लेकिन यहाँ पर होता क्या है कि क्रेडिटर जानता है कि उसका जो एम्प्लॉयर है वो पहले ही एक झूठा है या फिर वो चोरी कर लेता है, कभी कोई चीज़ सामान चुरा कर ले जाता है, कभी कुछ चुरा कर ले जाता है, लेकिन वो ये बात छुपाता है और जाता है श्योरिटी पर्सन के पास, जो भी उसका दोस्त है या कुछ भी है, उसको जाकर कह देता है कि आप इसकी गारंटी ले लो, उसे रिक्वेस्ट करता है जाकर। ठीक है, और अगर कल को फिर उसका एम्प्लॉयर वापस कोई भी चोरी करता है तो वो अपने दोस्त के पास जाता है कि आपने कहा था ना कि आप ये इसकी श्योरिटी ले रहे हैं, तो अब इसने ये चोरी कर दी, मुझे इतना नुकसान हो गया, तो आप मुझे पैसे भरें। तो इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट भी इनवैलिड होगा। क्यों? क्योंकि क्रेडिटर को पहले ही मालूम था, लेकिन उसने क्या किया, ये इसे कंसील किया बाय कीपिंग साइलेंस, मटेरियल फैक्ट को नहीं बताया श्योरिटी को कि वो पहले ही बेईमान इंसान है, वो ऐसे करता रहता है काम, तो ये भी जो है कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, इनवैलिड हो गया। ठीक है जी। इसके बाद लास्टली किस तरह इनवैलिड हो जाएगा, डिफ़ॉल्ट ऑन पार्ट ऑफ को श्योरिटी। ये सेक्शन 144 में बताया गया है कि एक बंदा जो श्योरिटी पर्सन है वो ये कॉन्ट्रैक्ट करता है क्रेडिटर से कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट में आऊँगा या इस कॉन्ट्रैक्ट में अमल में तब आएगा ये कॉन्ट्रैक्ट जब तक कि मेरे साथ एक को श्योरिटी जो है वो ज्वाइन नहीं कर लेता। इसका मतलब अगर वो को श्योरिटी ज्वाइन करेगा तो कॉन्ट्रैक्ट चलेगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, अगर नहीं करेगा तो यहाँ पर इनवैलिड ही रहेगा डिफ़ॉल्ट में अगर आ गया को श्योरिटी जो सेकंड बंदा है। तो ये बताया गया सेक्शन 144 में। तो ये सब थे टोटल सेक्शंस जहाँ जहाँ पर डिस्चार्ज बताया गया था कि श्योरिटी की लाइबिलिटी कैसे कैसे और किन मोड्स के थ्रू डिस्चार्ज हो सकती है, और श्योरिटी की लाइबिलिटी का हमने एक्सटेंट भी पढ़ लिया 128 में जो बताया गया है। तो उम्मीद है आप सबको समझ आया होगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।